सुप्रभात। आज हम काले मेघा पानी दे अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पाठ के साथ पहला प्रश्न हमारा, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? देखिए, सबसे पहले लोगों ने मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? देखिए, मेंढक मंडली नाम देने वाले लोग थे अधिकांश पढ़े लिखे, यानी कि मेंढक मंडली जिन लोगों ने नाम दिया था इंद्रसेना को, और ये नाम देने वाले थे पढ़े लिखे लोग। क्यों दिया था? क्योंकि उनका नंगा शरीर, उनकी उछल कूद, कीचड़ में लथपथ होना, कीचड़ में लथपथ होना, इन सभी कारणों से पढ़े लिखे लोगों ने इसका नाम जो है मेंढक मंडली दिया था। जो लोग अंधविश्वास को नहीं मानते, पढ़े लिखे में भी कौन से? जो अंधविश्वास को नहीं मानते थे। अब इसमें दूसरा प्रश्न यह है कि ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? क्योंकि यह इंद्र भगवान से वर्षा की गुहार करते हैं, यानी इंद्र भगवान से वर्षा को पुकारते हैं, और बच्चे अपने आप को इंद्र भगवान का सैनिक मानते हैं। बच्चे अपने आप को इंद्र भगवान का सैनिक मानते हैं। इंद्र भगवान से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र भगवान बादल के रूप में बरसे, और सबका कल्याण। इसलिए ये टोली जो है अपने आप को इंद्रसेना कहकर पुकारती थी। यह है पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? देखिए, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकना किस ढंग से सही ठहराया? सीधा है, यानी कि कुछ पाने के लिए पहले हमें चढ़ावा देना पड़ता है, अर्थात इंद्र भगवान को जल का अर्घ्य देना पड़ता है। जब तक हम इंद्र भगवान को जल का अर्घ्य नहीं देंगे, तब तक इंद्र भगवान हमें पानी नहीं देंगे। और दूसरी बात है, त्याग भावना से दिया गया दान फलीभूत होता है, यानी त्याग दान भावना से दिया गया फलीभूत होता है। अर्थात हमें अपनी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और उस समय बारिश नहीं हो रही थी, लोग पानी के लिए त्राई कर रहे थे, और पानी लोगों की प्रिय वस्तु थी। इस कारण जो है प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। जिसकी ज़्यादा जरूरत हमें है, उसका दान करना ही त्याग कहलाता है। तीसरी बात बताई जीजी ने किसानों के संदर्भ में,
जीजी बताती हैं कि जिस प्रकार एक किसान को अगर खेत से 40-50 मन गेहूं प्राप्त करने हैं तो वह 10 से 15 किलो गेहूं जो है पहले खेत में बोएगा। जब वो खेत में बोएगा तभी उसको इतना गेहूं वापस मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम इंद्र सेना पर पानी फेंकेंगे तो इंद्र भगवान बदले में हमको 8 गुना 10 गुना पानी हमारे ऊपर बरसाएंगे। इस तरह से जीजी जो है अपनी बात सही ठहराने की कोशिश करती है। तीसरा, प्रश्न, पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, गुड़धानी गुड़ व अनाज से बना मिश्रण, इसको कहते हैं गुड़दानी। गुड़ व अनाज से बनी हुई कोई खाद्य वस्तु। अब बच्चे जो हैं इसकी मांग क्यों करते हैं? पानी के साथ गुड़दानी की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, पानी के साथ गुड़दानी की मांग की जाती है। सबसे पहले पानी के संदर्भ में, पानी हमारी प्यास बुझाता है, पानी जो है हमारी प्यास बुझाता है। और बारिश अधिक होने पर, पानी अधिक बरसेगा तो एक अच्छी होगी, धान की पैदावार भी अच्छी होगी, एक यानी गन्ना। लेकिन यहाँ गुड़धानी से तात्पर्य है अनाज से, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर आधारित है। हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर आधारित है। अगर वर्षा अच्छी होगी, तो फसल भी खूब होगी, और फसल अगर खूब होगी तो चारों तरफ खुशहाली होगी। इस कारण जो है पानी के साथ गुड़धानी की बात की गई है, क्योंकि गुड़ यानी एक, धान यानी अनाज अधिक पैदा होता है। चौथा प्रश्न, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? देखिए, इंद्र सेना, बच्चों की जो इंद्र सेना है वो गीत गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई। क्यों दी गई है? क्योंकि उस समय हमारे देश की खेती जो है बैलों पर निर्भर थी। बैल जो है वो खेत जोतने का काम करते थे। और बैल ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। उस समय बैल जो है वो ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। आजकल तो अत्याधुनिक कृषि के यंत्र आ गए हैं और खेतों को जोत कर अन्न उपजाता था। उसके प्यासे रहने से, यानी बैलों के प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित हो सकता है। अगर बैल प्यासे रहेंगे तो कृषि कार्य जो है बाधित होगा। देखिए, यहाँ पर बैलों के गगरी फूटी बैल प्यासा, इसका व्यंग्य अर्थ देखें तो भ्रष्टाचार की बात की गई है, लेकिन हम एक सामान्य अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार कृषि ठीक ढंग से हो, आम जीवन सुखी रहे, इस कारण से इंद्र सेना जो है खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात जो है मुखरित हुई है,
ताकि कृषि व्यवस्था, खेती हमारी प्रभावित न हो, खेती प्रभावित न हो। अगर खेती प्रभावित होगी तो आम जनजीवन जो है वो सुखी नहीं होगा, तो आम जनजीवन वो सुखी नहीं होगा। इस कारण से गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना की इस खेल गीत में बैलों की प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा। इस पांचवें प्रश्न में, चौथा नहीं, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं लोग? भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। गंगा नदी पवित्र नदी है, पूजनीय है। गंगा नदी हमारे लिए पवित्र है, पूजनीय है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है। अब है इसका महत्व क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति में इसका महत्व क्या है, यानी भारतीय संस्कृति में नदियों का महत्व क्या है? देश में लगभग सभी बड़े नगर जो है नदियों किनारे बसे हुए हैं। देश में लगभग सभी बड़े नगर नदियों किनारे बसे हुए हैं, और नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ है। नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ है। सारी सभ्यताएं बसी हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो कोई भी सभ्यता हो, और धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर बने हैं। हमारे धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी अधिकांश नदियों के तट पर बने हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो काशी हो। तो धर्म से नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। धर्म से नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि सीधा संबंध है। नदियों के किनारे मेले होते हैं। हमारी संस्कृति में नदियों को मोक्षदायिनी कहा गया, मोक्षदायिनी कहा गया। और यही नहीं, नदियां जो हैं वर्ष पर्यंत जो है पानी देती हैं। इन नदियों का पानी जो है बांधों में आता है। इन बांधों का पानी जो है पीने के काम आता है, खेती में काम आता है। इस कारण भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न हमारा, छठा प्रश्न, छठा प्रश्न, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राज खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। बिल्कुल हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं। ये बात सत्य है। जहाँ रिश्तों की बात आती है वहाँ हम सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए, जीजी जो थी इस पाठ के संदर्भ में, जीजी
लेखक से अधिक स्नेह करती थी। वह हर धार्मिक कार्य लेखक से करवाना चाहती थी। वह हर धार्मिक कार्य, वह हर पुण्य कार्य जो है लेखक से करवाना चाहती थी। लेकिन लेखक इन सबको अंधविश्वास मानता था। इन सबको क्या मानता था? अंधविश्वास मानता था। और यही नहीं, जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने के लिए कहती है, लेकिन लेखक जो है वो मना कर देता है। लेखक को गुस्सा भी आता है, लेकिन जीजी जो है अनेक प्रकार के तर्क देती है। जीजी जो है लेखक को अनेक प्रकार के तर्क देती है। वो तर्क देकर समझाने का प्रयास करती है, क्योंकि उन तर्कों के पीछे जो है भावनात्मक लगाव होता है। उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव होता है। जहाँ भावनात्मक लगाव होता है वहाँ साइंस काम नहीं करता है, और भावना में सत्य छिप जाते हैं। और भावना में, इस भावना के वेग में सत्य छिप जाते हैं। जीजी अनेक प्रकार के तर्क देती हैं। कभी किसानों का तर्क देती हैं, कभी वो त्याग के बारे में बातचीत करती हैं, वो सारी बातें बताती हैं। और जहाँ भावना की बात आती है वहाँ बुद्धि शुष्क हो जाती है। जहाँ भावना की बात आती है वहाँ बुद्धि शुष्क हो जाती है, हमारी कमजोर पड़ जाती है, तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का कोई स्थान नहीं है। भावना में तर्क का कोई स्थान नहीं है, और वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। और जब विश्वास खंडित हो जाता है, और जहाँ विश्वास खंडित हो जाता है, जहाँ विश्वास खंडित हो जाता है वहाँ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और वो संबंध जो है बिखर जाते हैं। संबंध बिखर जाते हैं। इस तरह से रिश्तों में हमारी भावना शक्ति कई बार बढ़ जाती हैं, और वो विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हैं। हमारी बुद्धि को शुष्क बना देती हैं, कमजोर बना देती हैं। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस प्रकार से इस कथन की आप समीक्षा कर सकते हो। अब है पाठ के आसपास। ये तो पाठ के साथ, अब पाठ के आसपास। पाठ के आसपास पहला प्रश्न देखिए, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? यस, हो सकती है। क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया है? हाँ, देखिए, जितने भी जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, सामूहिक, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, सामूहिक आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गांधी जी ने किया हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, उन सभी में सामूहिक रूप से युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तभी जाकर वो आंदोलन सफल हुआ है और हमें सफलता मिलती है। आज भी युवा चाहे तो संगठित होकर अशिक्षा के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, कल की घटना याद रखनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उन सभी सारी समस्याओं का युवा चाहे तो शीघ्र जो है समापन हो सकता है। यानी युवा चाहे तो बदलाव ला सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको बताना है। अगला प्रश्न दूसरा, आपने समाज के लिए कौन सा कार्य किया है वो बता सकते हो कि मेरी गली में एक बुढ़िया बीमार हो गई हैं, उसको कैंसर था, उसके पास पैसों की कमी थी, हम सभी युवाओं ने टीम बनाई, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, उसका इलाज करवाया। कोई भी बता सकते हो आप चाहो तो। दूसरा प्रश्न है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है।
कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? देखिए क्यों? क्योंकि जब आषाढ़ का महीना आता है वर्षा शुरू होती है, किसान कहाँ जाते हैं? खेतों की ओर। क्या करते हैं? खेत को जोतते हैं। क्या बोते हैं? फसल बोते हैं। क्या बोते हैं? फसल को बोते हैं, धान की रोपाई करते हैं। और किसानों का जीवन जो है उल्लास से भर जाता है। जब बारिश आती है तो गर्मी से हमें राहत मिलती है और पानी की कमी दूर होती है। कृषि कार्य सारे शुरू हो जाते हैं। नदियों में पानी की आवक हो जाती है, नदियों का पानी बागों में आ जाता है और जो वर्ष पर्यंत हमारे गांव काम में आता है और गांव में प्रसन्नता का माहौल बनता है। तीसरा प्रश्न, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए। आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है? बादल राग कविता इस बार आपके कोर्स में नहीं है। बादल राग को क्रांति का सूचक बताया गया है। बादल राग कविता में जो हैं पूंजीपति भयभीत होते हैं, निर्धन खुश होते हैं। हमारे जीवन में भी बादलों की अहम भूमिका है। बादलों का पानी जब बरसता है वो पानी नदियों में आता है, नदियों से बांधों में, बांधों से नहरों के माध्यम से हमारे खेत में आता है और जब खेत में आता है फसल पैदावार होती है, कृषि कार्य बढ़ जाते हैं, लोगों के चेहरे पर खुशहाली आ जाती है। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये नहीं करना है। चौथा, त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है। अपने जीवन में किसी प्रसंग से उस सूक्ति की सार्थकता समझाइए। जो भी आपने अपने जीवन में काम किया हो, कभी त्याग किया हो, वो बताना है। ये भी आपको नहीं करना है। पांचवा, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण के संबंध में अन्य संकटों के बारे में लिखिए। उद्योगों व वाहनों के कारण जो है, देखिए पांचवे का आंसर, उद्योगों व वाहनों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है, यानी वायु प्रदूषण बढ़ गया है। वर्षा की कमी हो रही है, वर्षा की कमी हो रही है प्रदूषण के कारण। भूमि बंजर हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, स्नोफॉल में भी कमी आ गई है। यही नहीं, धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। ये सारी बातें जो हैं आपको बतानी है। छठा प्रश्न हमारा, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है? लिखिए। देखिए, मेरी दादा दादी, मेरी क्या है भी, दादी और नानी, मेरी दादी और नानी अनेक व्रत करती हैं। किस लिए करती है? परिवार की कामना के लिए, कि उनका परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। लेकिन मेरा रवैया यह है कि मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता हूँ, लेकिन उसका विरोध भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लोग जो भी करते हैं वो परिवार के लिए करते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ, कभी कभी मुझे अंधविश्वास को भी मानना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि दादी और नानी के साथ हमारा भावनात्मक संबंध होता है, ये है। ये भी आपको नहीं करना है।
छठा प्रश्न। अगला प्रश्न जो मैं लिखा रहा हूं आपको, काले फिर है, देखिए इसके बाद चर्चा करें में पहला दूसरा प्रश्न नहीं करना है। फिर है विज्ञापन की दुनिया, ये भी आपको नहीं करना है, ये दोनों नहीं करना है। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न में लिखवा रहा हूं आपको, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, अध्याय का उद्देश्य बताइए। काले मेघा पानी दे, अध्याय का उद्देश्य बताइए। तो लोक प्रचलित विश्वास व विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। लोक प्रचलित विश्वास व विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण इस पाठ में किया गया है। पहली बात देखिए। दूसरी है, पानी की निर्मम बर्बादी को रोकने का संदेश दिया गया है। पानी की निर्मम बर्बादी को रोकने का संदेश इस पाठ में दिया गया है कि हमें पानी की निर्मम बर्बादी नहीं करनी चाहिए और लोक प्रचलित विश्वास से भावनात्मक शक्ति को प्रबलता मिलती है। लोक प्रचलित विश्वास को भावना से जोड़ा गया है इस पाठ में। युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। यानी युवा देश के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य करे। सामूहिक प्रयासों को महत्व दिया गया है। सामूहिक प्रयासों को महत्व दिया गया है इस पाठ में कि सामूहिक प्रयास से हम सफल हो सकते हैं। जल का महत्व बताया गया है। जल का महत्व बताया गया है। त्याग व दान का भी महत्व बताया गया है इस पाठ में कि हमें त्याग करना चाहिए। दान का कितना महत्व है। सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। देश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्य इस पाठ में किया गया है। और विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय बताई गई है। विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय बताई गई है इस पाठ में। और शिक्षा से ही लोक मान्यता के प्रति बदलाव के बारे में कहा गया है। शिक्षा से ही बदलाव संभव है। जो लोक मान्यता चली आ रही है, अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए। ये तभी होगा जब शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागृति आएगी। भारतीय संस्कृति व सभ्यता की झांकी प्रस्तुत की गई है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई है। यह है इस पाठ का उद्देश्य। जो इम्पोर्टेंट है आपको ये करना है। ये पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित अगला अध्याय, इस किताब से संबंधित अगला अध्याय समझेंगे।